तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो तव्हां सब? नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक इंटरव्यू लाइव सीरीज में आया हूं और एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ आया हूं। और आपको पता है, हम हर रोज नए पर्सनालिटी के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। आज भी इंशाल्लाह कुछ नया सीखेंगे। आइए सबसे पहले हमारे मेहमान से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी है तबीयत आपकी? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। हम आपके मशकूर हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला मुझे और मेरे व्यूअर्स को कुछ नया सिखाने के लिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान है, ये किसी नाम के, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक इदारा है और बड़े जबरदस्त इंसान है। आइए मजीद मजीद जो है जीशान साहब के बारे में इनकी जुबानी सुनते हैं कि जीशान साहब कौन है, क्या है। जी सर। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान भट्ट है। मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पिछले 15 साल से तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ और आजकल भी एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ स्कूल में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक कॉलम राइटर हूँ और एक पब्लिक स्पीकर हूँ। मेरा काम है बच्चों की तालीमी इस्लाह करना, बेहतरी की तरफ ले जाने की एक छोटी सी मुसलसल कोशिश है। टीचरों की ट्रेनिंग करना, टीचर्स की ग्रूमिंग करना और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, वो मसाइल को हल करना मेरी शौक भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, साथ साथ कॉलम भी लिख रहे हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं और टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक अच्छे टीचर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? जी सर। जी बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा ये हमारा टॉपिक है कि टीचर्स के हवाले से ना इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर मैं 1 मिनट का इंट्रो लगा के पहले अपनी कौम को ये चाहूँगा कि इस वक्त हमें असातिज़ा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम वो कौम है जिसने स्कूल बंद होने पर, तालीमी इदारे बंद होने पर खुशी मनाई और तालीमी इदारे बंद होने पर, खुलने पर अफसोस किया। जब इस कोरोना के दौरान हर शख्स को अपनी पड़ी हुई थी, हर वक्त हुकूमत पाकिस्तान तक को फिक्र नहीं थी, उस वक्त ये प्राइवेट इदारों में रहने वालों ने एक एक मोबाइलों के ऊपर जैसे भी करके पढ़ाया। तो मैं तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ। मैं उन सब का जिन्होंने इस एफर्ट की, इस मुश्किल के दौर में जब उनके घर नहीं चल रहे थे, उल्टा उनको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो फीसों के लिए कर रहे हैं। कौमें सर, एक बात मेरी याद रखिएगा जो सुनने वाले हैं, तालीम जो है पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अगर तालीम पैसों से खरीदी जा सकती तो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे, ये मलक रियाज जैसों के बच्चे पढ़ना, वो क्यों ना पढ़ते, वो भी डिग्रियां ले लेते ऑक्सफोर्ड से। खरीद जरूर सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो इन असातिज़ा को मेरा सलाम है जिन्होंने हर हाल में कोशिश की, रातों को जाग जाग के उन्होंने पढ़ाया। तो मैं अपने कौम की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि जैसे भी हो सका मुमकिन एक तालीम का सिलसिला जारी रहा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि एक अच्छे उस्ताद में क्या खूबियां होनी चाहिए। पहली बात याद रखें, उस्ताद को बहादुर होना चाहिए, निडर होना चाहिए। बुज़दिल आदमी का काम ही नहीं है टीचिंग करना। बुज़दिल आदमी जो प्रेशर को फेस नहीं कर सकता, जो सस्टेनेबिलिटी नहीं है जिसके अंदर, जो कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कोई दो चार पैतों का प्रेशर नहीं ले सकता, वो कभी अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। देखें, हम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, कोर्स खत्म करें, ये करें, वो करें। हर बच्चा एक साथ नहीं चल सकता। वहां टीचर की जिम्मेदारी होती है वो रोल स्टैंड करे, वो डिसाइड करे कि ये जो क्लास में बच्चा है ये इस काबिल नहीं है कि ये सारा सिलेबस पढ़ सकता है, उसकी डेफिशिएंसी को ढूंढे। इसके लिए उसे पहले बहादुर होना चाहिए। पहली बात मेरे ख्याल में जो सबसे पहली खूबी किसी भी उस्ताद में होनी चाहिए कि ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर हो। और लीडर होने के लिए भी आपको पता है कि बहादुर होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। मैं लास्ट टाइम भी अपने एक इंटरव्यू में बता रहा था कि अगर आपने किसी बच्चे को सिलेक्टेड तैयारी करवाई और वो सिलेक्टेड तैयारी में से पेपर ना आया, बच्चा कहीं फेल हो गया, उसकी माँ ने तो उसी तरह कहना है, हमारी कौम तो सर जी हम तो आपको फीस देते थे, हमने तो पैसों से तोला हुआ है ना जी।
इसीलिए तो दिन ब दिन आप देख लें 116वां नंबर है पाकिस्तान का जुडिशरी के अंदर। हम मुसलमान भी हैं, इस्लामिक कंट्री भी है, और सब यहाँ पर माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी है। 116वां नंबर है। और बेल्जियम जैसे मुल्क जिसको हम बुरा भला कहते हैं कि वहां पैगन्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलते हैं, और उनका पहला नंबर। इसलिए कि हमने तालीम को कदर से तोला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होते हैं कि अगर तुमने तालीम को इसलिए हासिल किया कि तू दुनियावी फायदे लेगा तो अल्लाह के अजब से बच नहीं सकता। अच्छे उस्ताद होने के लिए एक बॉर्न लीडर होना चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि टीचर क्लास को चलाए। अगर देखें जहां उस्ताद कमजोर होता है ना, तो बच्चे क्लास को चला रहे होते हैं, सर आज ये कर लें, आज वो कर लें। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लीडर हो, और बॉर्न लीडर हो, और दलेर हो, बहादुर हो, मेरा ख्याल में ये। जी सर। जी डॉक्टर साहब। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टीचर की क्वालिटीज हमारे व्यूअर के साथ शेयर किया। आपने कहा कि एक अच्छा टीचर में जो आपने अपने ओपिनियंस दिए कि लीडर हो, बहादुर हो, करेजियस हो, और लीड करे क्लास को फ्रॉम द फ्रंट। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े जबरदस्त पॉइंट, बड़े जबरदस्त टीचर की पॉइंट्स आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। सर जैसे आपने अपनी बातचीत में बताया कि आप एक कॉलमिस्ट हैं, तो मेरा इससे रिलेटेड आपसे सवाल है कि आप ना लिखना कैसे शुरू किया? आपकी कॉलमिस्ट की जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और कौन से जर्नल पे लिखते हैं? फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सोशल इशू है? तो इस पे थोड़ी मजीद रोशनी डालिए। जी सर। जी मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेसिकली जो सब्जेक्ट है, ये मेरा लिखने का सिलसिला भी एक हादसा ही है, क्योंकि मैं बेसिकली अपने आप को मैथमेटिक्स के साथ एसोसिएट करता हूँ। मैं एक जब पढ़ाया करता था तो मैथमेटिक्स का टीचर था, और फिजिक्स टीचर तो नहीं कह सकते, तालिब इल्म ही हूँ अभी भी। लेकिन दूर दूर तक ये लिखना, और खासतौर पे उर्दू में लिखना और उर्दू राइटिंग करना, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद हैं मोहतरम कारी बिलाल साहब। उन्होंने मुझे एक दिन बैठे बैठे बातों बातों में कहा कि जी आप अच्छे जुमले बोलते हैं तो आप लिखा करें। तो मैंने उनको मजाकन आगे से कहा, मैंने कहा उस्ताद जी कोई मैथ का फार्मूला लिखाना है, कोई अलजबरा सॉल्व करवाना है, कोई ज्योमेट्री, कोई ट्रिग्नोमेट्री, कोई हाइपरबोला, कोई पैराबोला, तो हम हाजिर हैं। ये उर्दू के लोग समंदर में से निकाल के मोती लाते हैं। उनका देखिए आप इंशाल्लाह लिखेंगे, आप थोड़ा गौर करें। और फिर ऐसा ही हुआ, एक हादसा हुआ, मैंने उसके ऊपर 4-5 लाइनें लिखी और दोस्तों को पढ़ाई, उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा लिखा है, बल्कि मुझे खुद यकीन ना आए कि मैंने इतनी अच्छी लिख ली है। तो फिर इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ, मैं वेब सीरीज के लिखा, फिर मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग पे लिखना शुरू किया, जो व्हाट्सएप पे साथी थे उनको भेजा। फिर इसी तरह वेबसाइट से मुख्तलिफ दोस्त मिलते गए, उन्होंने कहा वेबसाइट्स के लिए लिखें। फिर इसी तरह अखबार के लिए लिखना शुरू किया। तो मैं बेसिकली जो लिखता हूँ, मेरे दो मौजूआत हैं। एक तो मैं ये सोशल इशू पे लिखता हूँ, और जो बच्चों की इस्लाह है, तालीमी, चूंकि शोबा ये टीचिंग का है ज्यादातर, तो मैं इसी पे लिखता हूँ, इस्लाही हवाले से, इस्लामी तहरीरों के हवाले से। लेकिन जो दूसरा मेरा मौजू है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, वो है खुश रहना, खुशी हासिल करना, जो है वो सबसे बड़ा मेरा टॉपिक है, जिसपे मैंने सबसे ज्यादा लिखा है। और इसके अलावा मैं सफरनामे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है घूमने घामने का, और मैं जानता हूँ कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये 3 मौजूआत हैं जिन पे मैंने आज तक ज्यादा लिखा है। एक सफरनामे, एक खुशी, हैप्पीनेस, खुशी कैसे मिलेगी, ये हमारे मौजू का, हमारे माशरे का सबसे सर्चेबल टॉपिक है। हर बड़े पब्लिक स्पीकर ने, चाहे मोहतरम कासिम अली शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, उसने इस पे जरूर बात की है। इस पे मैंने लिखा है, और छोटी छोटी इस्लाही तहरीरें लिखता हूँ। अभी इतना पुराना नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है मुझे लिखने का शौक हुआ है, लेकिन ये 3 मौजूआत पे मैं ज्यादा लिखता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने अपने राइटिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि आपने अपनी राइटिंग जर्नी कैसे शुरू की, आपने कैसे अपने कॉलम की जर्नी, उसके बाद आपने जो है ब्लॉग्स भी लिखे, वेबसाइट के लिए भी लिखे, और आप जो लिख रहे हैं जो इश्यूज जिन पे लिख रहे हैं, सोशल इशू हैं, बच्चों की इस्तेलाह, और हमें खुशी कैसे मिले उस पे लिख रहे हैं। तो सर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है बेहतर कर रहे हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप जैसे एक सवाल है कि हमारे व्यूअर्स का, आप कौन सा स्कूल चला रहे हैं रावलपिंडी में?
तो इसके बारे में कुछ बताएं जी सर। जी, मैं फैसल ग्रुप ऑफ स्कूल्स में फैसल स्कूल्स के साथ काम करता हूँ। ये रावलपिंडी में सादकाबाद मुस्लिम टाउन में स्कूल्स हैं, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, इसी एरिया में है। इस्लामाबाद में भी इसकी ब्रांच है। और इस के बाद मैं इंटरव्यू के बाद इधर अपना नंबर भी दे दूंगा, अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो इंशाल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे व्यूअर्स है, ये भी मेरे ख्याल से वहीं से हैं, फैसलाबाद से या रावलपिंडी के आसपास के हैं, इसलिए ये पूछ रहे हैं। सर, जैसे आपने अपने बातचीत में बताया कि आप टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये ट्रेनिंग कितने अरसे से आप दे रहे हैं? एज ए ट्रेनर आप कैसे बने? तो इसके बारे में थोड़े मजीद बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी सर। देखिए, मैं इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे उस्तादों से पढ़ा हूँ और मेरी जो ग्रूमिंग है बड़ी अच्छी की गई है। और मैंने सीखा जो है, मैं ये बरमला बड़ी जगह कहता होता हूँ कि मैंने रावलपिंडी पब्लिक स्कूल में जब पढ़ाया तो असल मेरी लर्निंग का फेज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने मोहतरम हमारे उस्ताद ही कह लें आसिफ यकूब साहब से बहुत ज़्यादा सीखा कि लीडर कैसा होता है, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कैसे वो लोगों को चलाता है। तो मैंने रावलपिंडी स्कूल, या जिसको लोग बाजवा के नाम से जानते थे, बाजवा स्कूल के नाम से, वहां पर जब मैंने काम किया तो मेरी बहुत ज्यादा ग्रूमिंग हुई है, बहुत ज्यादा सीखा। एज ए ट्रेनर भी मैं जब बच्चों को, टीचर्स को बताता हूँ, मेरे तो बेसिकली काम यह है कि जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनकी खामियों को, वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ बड़े पोलाइट वे में, एक बहुत धीमे से अंदाज में, कि अगर हम मेरी बहन इसको ऐसे कर लें, इस चीज को ऐसे कर लें, बच्चे को अगर कोई हार्श, जैसे टीचर्स हैं, आपको पता है हमारे माशरे का सबसे बड़ा डिलेमा यह है कि जिसको नौकरी नहीं मिलती ना, वो उठ के टीचर बन जाता। जिस बंदे को नौकरी ना मिले वो टीचर बन जाता है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आप मिस्त्री बनते हैं ना, मिस्त्री, एक मैकेनिक, और अगर एक नाई बनते हैं तो भी आपको 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है। असिस्टेंट बनते हैं, पहले अपने चाय लानी होती है। आप कभी जाए ना अपने मोटरसाइकिल ठीक करवाने वाले के पास, गाड़ी ठीक करवाने के पहले पास, वो अपने लड़कों को डायरेक्ट जो है कॉपी पे नहीं लगा देता कि जी आप साथ ही आके काम शुरू कर दें, मोटरसाइकिल ठीक करना शुरू कर, नहीं। 1 साल तो उनको खिदमत करनी होती है, वो मुख्तलिफ खिदमत करते हैं बच्चों की, उसको उस्ताद की, फिर जाके कहीं वो हाफ मिस्त्री बनता है, फिर फुल मिस्त्री बनता है। लेकिन हमारे माशरे में सुबह आपने अपनी बीएससी खत्म की है और सुबह उठा के मुंह अप आके टीचर बन जाए, क्लास में खड़े हो जाए, ये एक फुल टाइम शोबा है। इसके लिए आपके पास एटिकेट, देखें, टीचर को ट्रेनिंग में हमने उसको सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं सिखाना होता। देखें, एक बंदा बीएससी करके आया है, उसने डबल मैथ फिजिक्स में बीएससी की है और उसने मैट्रिक के 8 या 9th के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाना है, फिजिक्स को पढ़ाने आती है, नो डाउट फिजिक्स उसको आती होगी, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं वो नहीं आता। हमारा काम है वो सिखाना कि पढ़ाते कैसे हैं। जब तक बच्चा आपको, देखें, चलें एक एक अच्छी बात याद आ गई, शागिर्द कौन होता है? देखिए, हर वो बच्चा, डॉक्टर साहब, जिसको आपने किताब का सबक पढ़ा दिया वो आपका शागिर्द नहीं हो सकता। हर बंदा जो आपकी क्लास में बैठा हुआ था वो आपका शागिर्द नहीं। आप अपने आप को याद कर लें, कितने उस्ताद आपको नाम से याद होंगे, कईयों को तो सिरे से आपको नाम भी भूल गए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि इंसान अपने वालिदैन को भूल जाता है, अपने उन उस्तादा को नहीं भूलता। तो जब तक उस्ताद इंस्पायर नहीं करता ना, जब तक वो मुतासिर नहीं करता, बच्चा कभी भी उसको नहीं मानता। टीचर के कहने से नहीं होगा कि ये मेरा शागिर्द है। जब बच्चा कहेगा ना ये मेरा उस्ताद है, उस वक्त माना जाएगा कि हाँ मेरा उस्ताद है। तो हमने टीचर्स को ये बात सिखानी होती है कि भाई बी रियलिस्टिक, इनको इंसान समझो, ये हमारे शागिर्द जरूर हैं। अब वो दौर नहीं रह गया कि डंडा उठाया और हाँका और जानवरों की तरह उनको हाँक दिया, नहीं। दे आर ह्यूमंस, दे आर फ्यूफास, ये हमारा फ्यूचर है, हमने इनके साथ, हमारा मुस्तकबिल है। अब इनको आप जनाब का है। मौलाना जफर अली खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जब नौजवान उनसे मिलने आते थे वो खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। आमतौर पर यह कहा जाता है हमारे माशरे में, जब कोई बड़ा आता है तो छोटा खड़े होकर इस्तकबाल करता है। कि आप क्यों ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी कौम है, ये मेरा मुस्तकबिल है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं अपने मुस्तकबिल का इस्तकबाल करता हूँ। तो मैं अपने असातिज़ा में भी यही डालता हूँ कि अगर वो एक उन्स पैदा करेंगे, एक ताल्लुक पैदा होगा, एक रब्त पैदा होगा स्टूडेंट एंड टीचर के दरमियान। देखें, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है अगर हम सर दर्द की भी ठीक करना चाहें ना, उसके लिए भी एक दवाई चाहिए होती, लेकिन उस्ताद के पास कोई गोली नहीं होती कि वो घोल के बीच में पिला दे। एक बच्चा है, वो घर से मार खा के आया है, या सुबह का नाश्ता नहीं करके आया, या उसकी दोस्तों से आते हुए लड़ाई होगी, या व्हाट्सएप पे उसकी लड़ाई हो गई है, आपको पता है
व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो मुझे बताएं उसने खाक फिजिक्स पढ़नी है? आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का रोना रो रहे हैं, उसका दिमाग तो कहीं और है। समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि अगर एक उस्ताद को ये पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा मेंटली प्रेजेंट है कि नहीं, मेरी जो ट्रेनिंग है, जब मेरी जो गाइडलाइन है, या जो मैं बच्चे से बात, टीचर से बात करता हूं कि ये देखो फिजिकली तो ये बैठा हुआ है, क्या ये मेंटली भी प्रेजेंट है, ज़हनी तौर पे भी यहाँ पे मौजूद है कि नहीं? अगर वो ज़हनी तौर पे भी मौजूद है और वो आपको सुन रहा है, आपकी बात उस तक जा रही है, क्रॉस आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों की जाती है? क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए नहीं की जाती कि बच्चे को कितना समझ आया या कितना नहीं समझ आया, बच्चे को देखने के लिए कि इज ही इंटेंटिव और नॉट, क्या वो मेरे साथ जुड़ा हुआ भी है कि नहीं जुड़ा हुआ। अगर मैं अभी आपसे पिछला क्वेश्चन पूछ लूं तो आप मुझे फटाफट बता देंगे कि जी हाँ आपने अभी ये बात की थी, लेकिन 30 बच्चे बैठे होते हैं ना, तो कईयों को तो ये भी पता नहीं होता टॉपिक कौन सा है। मैं जब राउंड लगाता हूँ, क्लासेस में जाता हूँ ना, तो टीचर बेचारे परेशान हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक टीचर को मैंने बताया, मैंने कहा भाई आपको कुछ नहीं कह रहा मैं आपकी मदद करने आया। वो बच्चा देखो सोया बैठा है, मैंने उसको जगाया, बेटा क्या बात है, क्या मसला है? वो जी सर में दर्द है, तबीयत ठीक। मैं उसको ले गया, पानी पिलाया, 2 मिनट घुमाया फिरा, रिलैक्स लाके बिठा दिए। सर पानी पीने नहीं जाने दे रहे थे, दादा लगाए। अब एक बच्चा है जो आपसे पूछ रहा है कि मैम सर मुझे पानी पीने जाने दें, आप कहते हैं नहीं जाना, बैठ जाओ यहाँ पे। तो उसके बाद उसने आपसे क्या फिजिक्स पढ़नी है, क्या केमिस्ट्री पढ़नी है? आप भेजे ना। लेकिन बच्चे से बात करने का जो उस्ताद का तरीकाकार होता है ना, वो तो मैं आपका ये सवाल का जवाब दे रहा था कि आप क्या सिखाते हैं। मैं उनको ये सिखाता हूं कि पढ़ाते कैसे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वो नहीं सिखाता मैं। मतलब इंग्लिश के टीचर को ये नहीं सिखाता कि आपने टेंसेस कैसे पढ़ाने, या मैथ्स के टीचर को ये नहीं बताता कि फार्मूला कैसे कराना है। मैं जब क्लास में जाता हूं ना, देखे मेरी बात सुने, बड़े मजे की चीज आपको लगेगी। तो जो मेरा जूनियर है टीचर, मैं उससे परमिशन लेता हूं कि मे आई कम इन द क्लास सर। जो टीचर पढ़ा रहा है मैं उससे परमिशन लेता हूं, और जब मैं वापस जाने लगता हूं तो मैं कहता हूं सॉरी सर, सॉरी क्लास, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब ये जो अमल है, आप देखें कि हमारे बच्चे इससे सीखेंगे, अमल से सीखते हैं। लेक्चर नसीहत ना, हमेशा मैं अक्सर बताया करता हूं, नसीहत 2 तरह की होती है। एक नसीहत वो होती है कि जो आप जबान से करते हैं, बेटा ये काम करो, ये ना करो, ये एक नसीहत है। और दूसरी नसीहत वो होती है जो अमल से की जाती है। आपका अमल कितना है, आप खुद उस पर कितना फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई नमाज पढ़ने जाओ, बच्चा कहता है चलो चल, वो खुद नहीं जाए, उसे पता है ना सर ने खुद नहीं पढ़नी, अब्बू ने खुद नहीं पढ़नी, अम्मी खुद नमाज पढ़ती कोई नहीं है। या जाओ जी किसी इबादत करने जाओ, या जो भी कोई इबादत करना है, या क्रिश्चियन है जैसे इतवार को जाना है, चर्च में जाना है, उसे पता अम्मी ने खुद नहीं जाना। तो जो नसीहत आप अमल से करते हैं ना, आप कहते हैं आप बेटा नमाज पढ़ने चलते हैं, वो 1 करोड़ गुना उससे बेहतर है जो आप जबान से नसीहत करते हैं। तो मेरा सिखाने का तरीका असातिज़ा को ये होता है कि पढ़ाया कैसे जाता है, वो पढ़ाते क्या है, इसमें मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल एक ट्रेनर का यही काम होता है कि वो ट्रेनिंग में दे के आपने पढ़ाना कैसे है सॉरी, तो आपने टीचर को ये बताते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है। और सर आपने बड़ी जबरदस्त चीज की, जो मैं आपकी बातचीत से समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। वो ये देखे कि क्लास में जो बच्चों को ये पहली बात तो ये सिखाए कि कंसंट्रेशन कैसे करनी है, और उसके बाद जो है बच्चों में छोटे छोटे जो सॉफ्ट स्किल हैं, टीम टीम बन के काम कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है एक टीचर की जिम्मेवारी है। सर मेरा आपसे सवाल है कि आजकल कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो है एकदम से सारी जो चीजें डिजिटलाइज हो गई, इवन टीचिंग भी डिजिटलाइज हो गई। तो इससे हमारे मुल्क के जो खासतौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो एजुकेशन का व्यवहार कुछ कम हुआ है, या आप कैसे देखते हैं? आपका क्या राय है इसके बारे में? किस देखें इंसान अगर हर चीज को मुस्बत ले, तो मेरा ख्याल है एक रुकी हुई घड़ी भी हमें एक दिन में 2 दफा सही वक्त बता सकती है। और 2 माइनस है ना, 2 माइनस, उनको अलग अलग देखें तो वो 2 माइनस है, लेकिन अगर उन्हें इकट्ठा देखें तो वो एक प्लस बन जाता है। 2 माइनसों से, 2 मनफी से एक मुस्बत बनता है, एक प्लस बनता है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म, बेसिकली मैं क्रिटिसिज्म का कायल ही नहीं हूं मैं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी का शुक्रगुजार हूं कि इसके तहत हम किसी हद तक रेगुलर स्टडी नहीं हो सकी, वाकई बहुत बड़ा नुकसान है।
यकीन माने 5वीं का बच्चा अब 3 के लेवल का हो गया, 8वीं वाले को ऐसा लगता है 6 के लेवल का हो गया। 6 महीने जंग लग गया हमारे बच्चों को। और माँ बाप की भी माशाल्लाह ऐसे ही है कि उनकी प्रेफरेंस ही नहीं है। एजुकेशन इस माशरे की प्रेफरेंस ही नहीं, डिग्री प्रेफरेंस है। नंबर, लोग आके लड़ते हैं हमारे साथ, नंबरों पे लड़ रहे हैं, नंबर कितने आए हैं, नंबर कितने आए हैं। ओ भाई, आपके बच्चे में एटिकेट, मुझसे कोई नहीं पूछता कि आपके बच्चे में एटिकेट्स कैसे हैं, मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरा बच्चा जो है सेल्फ क्वेश्चनिंग करता है कि नहीं करता, इसके अंदर कोलैबोरेशन है कि नहीं, इसके अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं। वो कहते हैं नंबर कितने आए हैं जी, हमने फीस दी है आपको। इस माशरे में तालीम का नुकसान ना हो तो क्या हो, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से देखें लोगों ने सीखा भी बहुत। कोविड से पहले यकीन माने, कोविड के दौरान मैंने ना सिर्फ खुद सीखा, और दूसरा ना हम बखील हैं, हम पाकिस्तानी जो है ना, एक बहुत बड़े उस्ताद थे, वो कहा करते थे ये पाकिस्तानी बहुत बखील है, जो चीज सीख लेते हैं ना वो आगे किसी को नहीं बताते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा की दुआएं हैं, वो जो सीखा ना वो आगे सिखाया भी लोग। 50 एप्स यूज करना सीखी, उससे पहले हमें नहीं पता था ये WPS क्या होता है, ये कैम स्कैनर क्या होता है, वीडियो कैसे बनती है, वीडियो एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, ये आपका जूम ऐप कैसे यूज होती है, LMS कैसे यूज होता है, गूगल क्लासरूम के जरिए आप कैसे पढ़ा सकते हैं, या ओपन कैमरा के जरिए वीडियो कैसे रिकॉर्डिंग, या आप अपना यही ले लें। अगर हमें कोविड से पहले शायद आपको या मुझे तो नहीं अंदाजा था कि हम इस तरह बात भी कर सकते हैं। आप सिंध में हैं, मैं पंजाब में बैठा हूँ, एक अच्छी इंटरेक्शन हो गई है, एक ताल्लुक बन गया। ये ताल्लुक आज से, मैंने जितने लोगों के साथ इंटरव्यू किए हैं वो अच्छे दोस्त बन गए, अपने अपने इलाके से बातें शेयर करते हैं, मैं इधर से शेयर करता हूँ, कभी एक दूसरे को चीजें भेजते हैं, जरूरत होती है, कुछ आपके इलाके से चाहिए, कुछ आपको यहाँ से चाहिए, एक दूसरे को कोरियर कर देते हैं। अच्छे दोस्त बन गए, अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग, उनसे सीखने का मौका मिला। तो बहुत बेनिफिट भी है। कोविड में लोगों ने बहुत कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। कोविड से पहले ना मुझे ये कंप्यूटर का यूज आता था, ना मुझे ये सोशल मीडिया यूज सही से आता था। लेकिन इस दौरान तालीम को पहुंचाने के लिए कोई जाती मकसद नहीं, मैं चूंकि था ही एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी होती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, वो लीडर होता है, उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। जब आपका टीचर आपको आके कह देता है ना सर मेरे से तो वीडियो नहीं बन रही, और आगे से आप भी कहते हैं मुझे तो नहीं आती, तो फिर उस वक्त सारा सिलसिला ही बैठ जाता है। तो उस वक्त हमने क्या किया, हमने पहले खुद सीखा, देखा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक यकीन माने एक छोटी सी चीज है, मोबाइल का एक आम फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो मैंने इस कोविड के दौरान सीखा, और इसी के जरिए मैंने लोगों को सिखाया और खुद भी सीखा। और इसी तरह हमारे बच्चों के साथ भी एक ताल्लुक बना रहा। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, चाहे फॉर्मेलिटी ली हैं, वो तालीम के साथ किसी तरह जुड़े रहे। और जिन माँ बाप ने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, बॉदर नहीं किया, उन्होंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, वो लोग मार खा गए। उनके बच्चे वाकई तालीम में बहुत पीछे चले गए, और उनको अब बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरतें हैं। देखें, एक दिन आपको बुखार होता है ना, आपकी फील्ड की बात करूं डॉक्टर साहब, एक दिन इंसान को बुखार होता है ना, उसके असरात काफी दिन तक रहते हैं। एक दिन बुखार होने के बाद अगले दिन वो बिल्कुल 100% नहीं हो जाता, ठीक है ना, अगला 3 4 5 दिन वो रेस में पीछे से भागता है। अब उसको ज्यादा तेज दौड़ना होता है क्योंकि उसके साथ के लोग आगे निकल गए होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 1 साल से हम कोविड में हैं, कोरोना में हैं, कोरोना की सिचुएशन में रह रहे हैं। अब ये कोविड वर्ल्ड है। अगर आप बड़े बड़े प्रोफेसरों को पढ़ें, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बिल गेट्स कहता है अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी जैसे पहले होती थी। अब जर्मनी से एक बंदे को अमेरिका नहीं बुलाया जाएगा कॉन्फ्रेंस के लिए, अब वो वहीं बैठे हुए टेली कॉन्फ्रेंस करेगा, और हर बंदा आप इस कॉन्फ्रेंस से इजीली सीख सकता है। उसका भी टाइम बचेगा, हमारा भी बचेगा। तो मैंने जो बात जहां से शुरू की ना, मुस्बत वाली, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपने हर चीज से फायदा उठाया। इस कोविड में भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, बहुत कुछ सीखा है, एजुकेशन हासिल की है, बड़ा टाइम मिला है, पढ़ने का बहुत टाइम मिला है, सीखने का बहुत टाइम, घर में रहे बच्चों के साथ बात करने का बहुत टाइम मिला है। तो बहुत पॉजिटिव भी थे लेकिन नेगेटिव भी थे। आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये कि नुकसान वाकई बहुत हुआ है, और उसके लिए अब बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। अकेले असातिज़ा कुछ नहीं कर सकते, अकेले स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते, अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ बच्चे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वालिदैन कुछ नहीं कर सकते। इन सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सारे स्टेक होल्डर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो फिर जाके हम इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे जो कोविड के दौरान हुई है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मतलब तफसीली और बड़ा बेहतरीन सा जवाब दिया, और प्रैक्टिकली जवाब दिया कि इसमें पेंडेमिक में हम मुस्बत चीजें देखें तो हमने क्या क्या सीखा।
नो डाउट सर, सबसे पहली चीज हम दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी हमने कोविड के दौरान सीखा। और बहुत सारी डिजिटल चीजें जो हो, डिजिटल वर्ल्ड की एप्लीकेशन का मैंने जो अपना आप बताएं वीडियो एडिटिंग, तो इस पेंडेमिक के दरमियान सीखा। तो कुछ ना कुछ हमने नया सीखा इस पेंडेमिक के दौरान, तो इस चीज को हमें आगे लाना चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। वैसे मैंने आपका टाइम तो काफी ले लिया, इजाजत है नहीं सर? नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, पूछे। जी जी, पूछे पूछे। सर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स को। बहुत सारे नौजवान हैं, नॉलेज तो भरी हुई होती है दिमाग में, लेकिन जो है जब उनको स्टेज पे लाते हैं बोलने के लिए तो वो घबरा जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स। जी सर। जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, देखिए, इसमें स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, ऑलराउंडर मत बने। खास तौर पे इनिशियल स्टेज में, शुरू शुरू में, जैसे आप डॉक्टर है ना, आप सबसे आसान आपके लिए बात करना आपका मेडिकल का शोबा हो, या जो भी शोबा आपका आपका है, आप उस पर बात कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके साथ, अगर आपको लगे कि कॉन्फिडेंटली बात की है, तो मैंने इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात की है कि मैंने अपने शोबे पे ही बात की, जिसका मुझे जिंदगी का तजर्बा है। मैंने अगर आप मुझसे किसी अनरिलेटेड फील्ड का शायद पूछते तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंटली उसके आंसर्स ना कर सकता। दूसरी बात है, हम कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हमें मेरा ख्याल है कि पब्लिक स्पीकर होने के लिए पहले रीडिंग का बहुत ज्यादा मुताला बहुत होना चाहिए। मुतालिया नहीं है, हमारे लोग रीडिंग के चोर हैं, रीडिंग नहीं करते। कल एक सेमिनार में भी हमने आउटपुट पे यही निकाला कि सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, हम रीडिंग नहीं, हम सुन लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। कासिम अली बोलने जाएंगे ना कोई पब्लिक स्पीकर, तो कासिम अली शाह जी का एक इंटरव्यू सुन जाएगा। देखिए, कासिम अली शाह भी एक दिन में कासिम अली शाह नहीं बना, उसने जरी जिंदगी की बड़ी मेहनत लगाई और बड़ी एफर्ट की उस जाके। इसलिए दो बातें, एक तो अपने टॉपिक पे बात करें, अपनी स्पेशलाइजेशन पे बात करें, और दूसरा आपकी मुतालिया हो, और दूसरी प्रॉपरली आपने डिस्कशन की हो। और पहले छोटे छोटे ना, देखें, डायरेक्ट अगर आपको 100 लोगों में 200 लोगों में खड़ा करके बोलने दे दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। आप पहले अपने हल्का या बाब में बात करें, छोटे दोस्तों में। सबसे ज्यादा आसान है पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कि आप अपने दोस्तों को बिठाएं और उनसे एक उनको बात करें, देखिए वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो आपको सही बताएंगे। सबसे पहली बात है कि जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको सही बात बताते हैं, वो तो उड़ा के रख देंगे, आपको कहेंगे चलो चल क्या बकवास कर रहा है, ये तो फायदा ही नहीं है, ये लोग नहीं सुनेंगे। फिर आपको अंदाजा होगा कि नहीं, आपका मटेरियल बड़ा कमजोर है, आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए। और एक मजे की आपको बात बताऊं, जो लिख के लाते हैं ना आप तकरीर, अगर आप एक तकरीर लिख के लाए हैं 20 मिनट के हिसाब से बोलने के लिए, तो जब आप बोलने खड़े होंगे ना, तो वो 12-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो मटेरियल 12 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, नॉलेज हो। और अगर आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन आंसर, सबसे मुश्किल बात देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है पब्लिक स्पीकर भी बनना आसान है। आप मेहनत करके इंशाल्लाह बन सकते हैं, लोग बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज होती है ना, वो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट होता है, सवाल जवाब। अगर आपसे क्वेश्चनिंग की जाए ना, तो वहां पर आप नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि तकरीर तो आप याद कर आए। मैंने जैसे कहा ना, किसी भी पब्लिक स्पीकर को आप सुने, डॉक्टर जावेद साहब को सुने, जो मेरे आजकल के फेवरेट सबसे पसंदीदा है हमारे, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को सुने, या कासिम अली शाह जी को सुने, या और किसी को सुने, तो उसके बाद अगर आप तकरीर तो याद करके चले जाएंगे, लेकिन अगर वहां किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और आपकी अपनी नॉलेज ना हुई, और आपका अपना टॉपिक ना हुआ, और आपकी प्रिपरेशन ना हुई, और होमवर्क ना हुआ, पेपर वर्क ना हुआ, तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। आप आए आए बाएं शाएं मारेंगे, आप ब्लफ करना शुरू कर देंगे, और ब्लफ में इंसान नर्वस होता है। देखिए, जहां आप स्ट्रांग है ना, कभी नर्वस नहीं होंगे। जब तक आप अपने उस फील्ड को कमजोर रखेंगे, तो मेरा ख्याल है आजकल जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए नए लड़कों को शौक है, बच्चों को, वो बाकायदा तैयारी से मंच के कॉन्फिडेंट हो, अपनी सबसे स्ट्रांग पॉइंट पे बात करें, और छोटे हल्के से शुरू करें, पहले दोस्तों यारों में, फिर घर के लोगों में, फिर अपनी क्लास या अपने उससे 40-50 के लोगों में, और फिर न्यूट्रल लोगों में। इंशाल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच सर, आपने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में टिप्स दी, बड़ी अच्छी टिप्स दी। कि पहले तो आपने अपनी जो स्ट्रांग फील्ड है उस पर बातचीत करनी है, पहले दोस्तों में यारों में बातचीत करनी है, थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे अपना सर्किल बनाना है, आगे जाके बातचीत करनी है। और सेकंडली आपने कहा रीडिंग का बहुत ज्यादा जरूरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी। अच्छे टीचर की क्वालिटी, पब्लिक स्पीकर कैसे बनना है, और उसके साथ जो है
टीचर को ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं एक अच्छे टीचर की, तो आपने बताया कि हम टीचर को पढ़ाना सिखाते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे सीखी। सर बस आखिरी गुजारिश गुजारिश है कि हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा मैसेज दे दें, फिर हम शो का एंड करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। मेरा सिर्फ छोटा सा एक पैगाम ये है कि सच बोलिए नहीं, सच बन के दिखाएं। विश्वास साहब का टू इंटरप्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब ठीक है? अब ठीक है। जी, मैंने कहा कि सच को बोलना नहीं है, सच को अपनाना है। ये मेरी एक छोटी सी पैगाम है, मैसेज है। और अगर सच को बोलना है तो अपने बारे में बोलिए। लोगों के बारे में सच बोल के उनकी पगड़ियां ना उछालें, लोगों की इज्जत ना उछालें। सच वहां बोलें जहां जरूरत हो। सच अपने बारे में बोलें। इशफाक साहब कहते होते थे कि सच बोलना है तो अपने बारे में बोलें। लोगों की इंफॉर्मेशन दे के उनकी इज्जत को ना खराब करें। सच को अपनाया जाता है, सच को माना जाता है, सच की हकीकत को तस्लीम किया जाता है। सच्चे बनिए, सच बोलिए नहीं, सच्चे बनिए। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे देगा। ये मेरा आज का पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा जबरदस्त पैगाम है। सच बोलिए ना, सच्चे बनिए। तो इसी पैगाम के साथ हम आज के शो का एंड करते हैं। एक बार फिर से सर मैं आपका मशकूर हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें टाइम दिया और हमें बहुत कुछ नया सिखाया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ एक बार फिर से। व्यूअर्स, अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना सर, थैंक यू सो मच वन सेकंड।